अभी हमारा जो क्लास है वो क्लास में पहले हमने बताया कि फर्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बीओक्यू का इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स में, यानी एक प्रोजेक्ट पहले सीखना है कैसा बीओक्यू करना है। तो उसमें हम उसका जो बिल ऑफ क्वांटिटी का सब चीज प्रोसीजर्स, उसमें हमने क्लियर बोला था कि स्पेसिफिकेशन पहले पढ़ने का। तो स्पेसिफिकेशंस हम पहले पढ़ने का, क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन होगा, कंसल्टेंट्स का स्पेसिफिकेशन होगा। अभी देखो एक मॉल है, एग्जांपल एक लुलु मॉल है। लुलु मॉल का क्लाइंट मैनेजमेंट में, क्लाइंट में इंजीनियरिंग का सेक्टर होता, और उसका एक अलग कंसल्टेंट होगा। शायद एक ही कंसल्टेंट पीएमसी वाला होगा, नहीं तो सेपरेट सेपरेट कंसल्टेंट्स होगा। सिविल का, मैकेनिकल का, एमईपी का, सभी का सेपरेट कंसल्टेंट्स होगा। और सेम उसका कॉन्ट्रैक्टिंग का भी कंसल्टेंट होता। तो ये सब चीज, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स, इसमें क्लाइंट और कंसल्टेंट्स को स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि काम कैसे करना, कौन सा स्टैंडर्ड से लेना, और कौन सा क्वालिटी का मटेरियल लेना, ये सब स्पेसिफिकेशन लिखा होगा। और इफ एक प्रोजेक्ट में अगर एक फैसिलिटी है, समझो अभी उसका एक कोल्ड स्टोरेज है, या उसका एक वेजिटेबल का स्टोरेज एरिया है, या फूड का वेजिटेबल स्टोरेज एरिया है, तो कौन सा भी हो, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा होगा। शायद वो स्पेसिफिकेशन लोकल स्टैंडर्ड्स होगा, जैसे हम इंडिया में कहते हैं एनबीसी, और यूए में कहते हैं कि यूए का म्युनिसिपैलिटी रेगुलेशंस। और उसके साथ स्टैंडर्ड कोड्स भी होता, यानी जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड एएसटीएल, आईएसओ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और ब्रिटिश और टिन, जर्मन स्टैंडर्ड है टिन स्टैंडर्ड। तो ऐसा बहुत, कैनेडियन स्टैंडर्ड भी होता। तो ऐसा बहुत आपके सामने स्टैंडर्ड्स होगा। और यूरोपियन नेशन स्टैंडर्ड भी होता। तो ये स्पेसिफिकेशन में कौन सा क्वालिटी रेफर करना है, क्या क्या लेना है, इसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। तो ये जो चीज है, आ, ये जो स्पेसिफिकेशन पहले पढ़ने का, उसके बाद में अगर एक कंपनी में क्यूएचएससी पॉलिसी हो। देखो बहुत ऐसा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, वो कंपनी का जो क्वालिटी रेफरेंस खुद अपने कंपनी के अंदर ही होता है। तो अपना एक डिपार्टमेंट होता है, उसका क्वालिटी कैसा रखना है, क्यूएक्यूसी का सिमिलर होगा। और क्यूएचएससी बोलेगा तो क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसका एक पॉलिसी होता है। वो पॉलिसी के हिसाब से ये कंसल्टेंट या क्लाइंट कुछ भी उसका स्टैंडर्ड अलग रखता, मगर अपना कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता। जैसे मैंने बोला शारजा में जिनको एक कंपनी है, उसका अपना एक क्वालिटी मेजरमेंट है। वो कंसल्टेंट को एक काम दिखाने के पहले वो खुद चेक करके क्लियर करके देगा कैसा क्वालिटी रहना है। ऐसा सेम इंडिया में भी है। तो और हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है, उसके हिसाब से वो क्वालिटी चेक करके देते हैं। तो क्लाइंट को, कस्टमर को, या लैंडलॉर्ड और रियल एस्टेट और डेवलपर्स को एक गारंटी होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर सही काम करेगा, सही क्वालिटी में जाएगा, और इसका जो प्रायोरिटी है क्वालिटी का, वो नंबर वन है, यानी उसको 100% प्रायोरिटी देते हैं। तो ये दोनों चीज आपको पहले देखने का। तीसरा जो चीज है वो एसएमएम है। तो एसएमएम जो एक स्टैंडर्ड होता है। कभी कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में टेंडरिंग का एक अलग स्टैंडर्ड रहता, उसका एक फॉर्मेट रहता। वो फॉर्मेट हमको फॉलो करना है। तो ये चीज है हमारा एसएमएम। ऐसा बहुत है, बहुत स्टैंडर्ड है। तो ऐसे में हमको, ये मैंने पहले क्लास में बोला था। तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट और प्रायोरिटी, प्रोजेक्ट कैसा लेना है और कैसा कंट्रोल करना है। अभी देखो हमारे पास दो तीन प्रोजेक्ट का डिटेलिंग है, उसमें मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट है। इसमें हम
बिल ऑफ क्वांटिटी का सेक्शन ए बोल के, ऐसा बहुत सेक्शंस हो गए इसमें, सेक्शन ए बोल के आपको डिटेल्स मिलेगा। इसमें बोलते हैं प्री एम्बल्स। प्री एम्बल्स का मतलब उसमें हर चीज कैसा लेना है, लीनियर मेजरमेंट लेना है या स्क्वायर मीटर मेजरमेंट लेना है, क्यूबिक मीटर में लेना है, नंबर में लेना है, किलोग्राम में लेना है और डायमीटर में लेना है, कुछ भी हो वो पूरा हमको क्लियर करके एक स्टैंडर्ड साइज और मेजरमेंट लेना है। इसके बाद में हमको हर प्रोजेक्ट में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसा बोल के वॉल्यूम का लिस्ट भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी होगा, वो सब पढ़ के हमको आगे जाना है। तो अभी मैं एक चीज बोलेगा, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में उसका सेपरेट एक डिस्क्रिप्शन इधर आता है। तो अभी देखो हमारे पास इधर फिनिश तक सिविल का काम है, वो हम देखना है, अभी हम नहीं देख रहे हैं। अब अभी हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल देख रहे हैं। तो अभी प्लम्बिंग ड्रेनेज एंड एचवीएसी के काम में पाइप वर्क शैल बी मेजर्ड मीन लेंथ एज फिक्स्ड, rate shall be deemed to include all pipe clips and fixing accessories, rate shall be included for all joints in running lengths and joints to fitting and appliances। ये ये क्या लिखा है कि हमको कैसे काम लेना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, और इसमें कुछ भी चीज एक्सक्लूडेड ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी एबीसीडी ये लिखा है, उसका मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, तो उसके बारे में वो क्लियर कट बताया होगा। तो अभी देखो इधर इलेक्ट्रिकल का काम, इलेक्ट्रिकल का काम का रेस फॉल और कॉन्ड्यूट शैल बी इंक्लूडेड फॉर ऑल फिटिंग्स एंड सपोर्ट ऐसा लिखा है। तो उसका मतलब क्या है कि कॉन्ड्यूट्स, फिटिंग्स, सपोर्ट और केबल्स सभी इंक्लूडेड है। रेट्स फॉर केबल्स ट्रे शैल इंक्लूड फॉर ऑल फिटिंग्स एंड सपोर्ट। तो इसके बाद में हम कुछ नहीं बोल सकता कि हमारा सॉकेट या हमारा जो जॉइंट, थ्रेड रोड, नट एंड बोल्ट, ये सब उसका इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, ऐसा हम बोल नहीं सकता। तो ऐसा स्टेटमेंट आपको पहले सीखना है। तो इसमें इसमें जो भी डिटेल्स दिया, वो डिटेल आपको पहले पढ़ना है। तो ये है हमारा मेन डॉक्यूमेंट, ये पढ़ के ही शुरू करना है। तो अभी देखो मैं इधर उधर थोड़ा दिखाएगा आपको, क्या क्या देखना है, क्या क्या चेक करना है, ये दिखाएगा आपको। तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो आप एक्सटर्नल वर्क, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क जनरली और ट्रेड्स ऐसा बोल के सब जनरल स्टेटमेंट इसमें लिखा होगा। और इसके बाद में बिल्डर्स वर्क भी लिखा होगा। बिल्डर्स वर्क का मतलब क्या है कि ये जो एक प्रोजेक्ट आएगा तो हमारे पास पहले एक हमारे पास पहले एक प्रिलिमिनरी डिजाइन आएगा। तो प्रिलिमिनरी डिजाइन में हमको अ, उसका इलेक्ट्रिकल, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और एचवीएसी, ये सब हमको पहले करना है। तो उसके बाद में हम ये प्रिलिमिनरी कंप्लीट करके हम उसका एक हर प्रोजेक्ट का, हर सर्विस का, हर फ्लोर का ड्राइंग लेगा। उसके बाद में हम क्या करेगा, ये ड्राइंग से हम बिल्डर्स ड्राइंग बनाएगा, बिल्डर्स ड्राइंग। और ड्राइंग पूरा खत्म करके और एग्जीक्यूशन काम खत्म करके हम एज बिल्ड ड्राइंग बनाएगा। उसके साथ आप आरसीपी या रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान, कोऑर्डिनेशन ड्राइंग सब बनेगा। सो कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बहुत है, ऐसा वॉल ड्राइंग, फ्लोर फ्लोर कोऑर्डिनेशन ड्राइंग, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन ड्राइंग और आरसीपी यानी सीलिंग रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेशन ड्राइंग्स, ये सब होता है। तो इसमें जो टेंडरिंग में हमको डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसका ड्राइंग का भी अमाउंट होता, वो 3%, 10% ऐसा लेता है। तो उसका भी हमको पूरा डिटेल्स देना है।
तो बिल्डेस वर्क में क्या क्या आता है, उसका साथ में ड्रिलिंग, कटिंग और लेवलिंग, वो क्या आता है। तो ये बिल्डेस ड्राइंग में अभी देखो एक स्विच बॉक्स है। तो उसका स्विच बॉक्स लगाने के पहले दीवार में जब भी उसका ब्रिक लगाएगा, तो ब्रिक लगाने के टाइम हम उसमें हमारा एसएमडी और ये जो स्विच बॉक्स है वो लगाएगा। तो ये स्विच बॉक्स के पहले वाला जो पीछे का जीआई बॉक्स है, ये जीआई बॉक्स का कॉस्ट, ये जीआई बॉक्स लगाने का कॉस्ट, और इसका जो बाद में जो टेम्पलेट्स है वो फ्रेमवर्क है वो करने का काम, और सभी एक काम में आएगा। तो इसमें फर्स्ट फिक्स, मैंने आपसे एक क्लास में बोला था, फर्स्ट फिक्स, सेकंड फिक्स, थर्ड फिक्स, इसमें पूरा काम बीओक्यू में ये पूरा काम का कॉस्ट डालना है। तो हर काम में अभी एक लाइटिंग फिक्सर लगा रहे हैं या स्विच लगा रहे हैं, कुछ भी हो, हर काम का कॉस्ट हमको चेक करके डालना है। अभी देखो एक इलेक्ट्रिशियन आया, उसने ये दीवार में कटिंग किया, कटिंग करने का कॉस्ट, और उसमें अगर थर्मोकोल का पीस लगा के बाद में कुछ करने का है, तो उसमें फिलिंग का काम या थर्मोकोल का काम, या जीए बॉक्स लगा के उसमें कवर करने का काम, मास्किंग टाइप से कवर करने का काम, ये सब उसके साथ करते हैं। तो ये सब चीज है, वो फर्स्ट फिक्स है। अभी देखो काम शुरू हो गया, तो ये इधर कटिंग करना है, उसका ऊपर कटिंग करना है। तो कॉन्ड्यूट इसमें इसमें से लेकर सीलिंग का अंदर लेके जाना है। तो दीवार में इतना काम अभी फर्स्ट फिक्स में कर रहे हैं। सेकंड फिक्स में हमको इसका जो कंटिन्यूशन कॉन्ड्यूट्स है वो सीलिंग का अंदर डालना है। शायद ये सीलिंग का अंदर ओपन होता है कभी कभी, कभी स्लैब का अंदर होता, तो नीचे भी आके करते हैं, उसका हर जगह का स्टैंडर्ड होता है। तो उसके हिसाब से हमको ये काम किधर कंसील्ड आता है, उसके बारे में पूरा क्लियर करने का। उसके बाद में हम क्या करने का, सेकंड फिक्स के बारे में सोचने का। सेकंड फिक्स में आता है हमारा केबल्स और वायर्स आता है। और थर्ड फिक्स में आता है उसका फिनिशिंग पॉइंट्स। फिनिशिंग पॉइंट का मतलब इसमें स्विचेस लगाना या लाइटिंग का फिक्सेस लगाना। तो हर चीज हमको इधर चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए ये सब चीज हमको पढ़ना है, ड्रिलिंग, कटिंग, पिनिंग, लीविंग, सिंगिंग, कटिंग चेसेस, ऐसा ये पूरा हमको सीखना है, उसके बाद में करना है। तो पेंटिंग का काम में क्या आएगा, पेंटिंग का काम में इलेक्ट्रिकल का फिनिशिंग क्या आएगा, तो कॉन्टिटी एयर कंडीशन का काम लगाने के बाद इलेक्ट्रिकल में क्या टर्मिनेशन क्या आएगा, और डीबी में सब चेक करके टेस्टिंग करके क्या आएगा। तो ये सब चीज आपको टेंडरिंग में इंक्लूड करना है। तो ये पहला जो प्रिपरेशन काम है उसमें थोड़ा सा अ, काम अरेंज करना है। जैसे हम मैंने अभी इधर फर्स्ट फिक्स, सेकंड और थर्ड फिक्स के बारे में बोला, ऐसे आपको काम लेना है। तो ये सब चीज हमारा प्री एम्बल में देते हैं। तो टेंडरिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होने का, क्या क्या सही होने का, क्या लगाने का, इसके बारे में पूरा हमको चेक करके क्लियर करके डालना है। अभी मैं एक अभी मैं अ, एक मिनट। अभी मैं एक टेंडरिंग का एक सैंपल आपको दे रहा हूँ। तो ये सैंपल में आप, ये बहुत अच्छा एक केस स्टडी है। तो ये सैंपल में प्रिलिमिनरीज बोल के एक टर्म इधर दिखाया है। प्रिलिमिनरी में आपको बहुत पहला जो टॉपिक्स है वो बीओक्यू का देते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस बॉन्ड ऑन इंश्योरेंस, एक्सेस और रेस्ट्रिक्शंस, सेटिंग टेम्पररी वर्क, परमानेंट सॉइल डिस्पोजल, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, साइट सिक्योरिटी, टेम्पररी फेंसिंग, सेफ्टी, ऐसा बोल के बहुत है। इसके साथ अभी हम देखेंगे तो इधर एमईपी आया, वाटर फॉर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी फॉर वर्क, टेलीफोन, टेम्पररी वर्क, टेम्पररी वाटर डिस्पोजल, प्रोटेक्शन, ऐसा बहुत आया इसमें। तो इसका जो प्रिलिमिनरी काम है उसमें मैं क्या करेगा, उसमें अभी इसका जो प्रोविजंस आता है ये पहले हमको देखने का। तो प्रोविजन का मतलब क्या है। अभी देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम इसमें दिया है, मैं पढ़ेगा।
ये देखो, ये है ये मैं अभी बोल रहा हूँ अभी टेंडरिंग का ये फाइनल रिपोर्ट पेजेस है। उसमें उसमें हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबल डक्ट, ई एलवी एंड ईएलवी, 50 डायमीटर, 100 डायमीटर केबल ट्रैक, ऐसा समरी दिया है हुआ इधर। तो इसमें आप फिटिंग्स और सपोर्ट के बारे में अभी जनरल टर्म्स है। इसका मतलब क्या है कि आप टेंडरिंग लेने के पहले, जो कोटेशन देने के पहले, आपको ये सब चीज देख के, इसमें अभी देखो इलेक्ट्रिकल में मैनहोल आता है। तो reinforced concrete manhole for ELV और टेलीफोन इंक्लूडिंग excavation, removal of surplus excavated material, concrete शटरिंग, reinforce और कवर। अभी देखो, इलेक्ट्रिकल का अंदर, काम का अंदर सिविल का बहुत काम दिखाया हुआ है। यानी ये कोटेशन में, ये टेंडरिंग में इलेक्ट्रिकल का अंडर, और इलेक्ट्रिकल में क्या क्या काम करते हैं वो सब, सिविल का भी हो, मैकेनिकल का भी हो, और दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, वो इलेक्ट्रिकल का अंडर लेना है इंस्टॉलेशन। तो इसके साथ 4C केबल के बारे में बोला, 250 स्क्वायर का XLPE केबल है। इधर सिंगल कोर का केबल के बारे में भी बोला। और अभी देखो टेस्टिंग कमीशनिंग, हमने लास्ट क्लास में सीखा था टेस्टिंग कमीशनिंग, उसके बारे में भी लिखा है। तो ये सब चीज हमको समरी देता है, उसका डिटेल्स नहीं है। तो डिटेल्स लेने के हमको क्या करने का, हम खुद एक एक्सेल शीट बनाने का। तो एक्सेल शीट बनाने के लिए हमको अभी अभी देखो, ये है हमारा डिटेल बीओक्यू। ये डिटेल बीओक्यू में हमको अभी क्या करना है, जैसा एयर सर्क्यूट ब्रेकर, तो ब्रेकर का पूरा डिटेलिंग दिया। तो ये डिटेल आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक मिनट। तो ये आपको सीखने के लिए पहले आपको क्या करना है, क्या, एक, पहले आप इलेक्ट्रिकल पैनल का ले रहा है, केबल के बारे में दे रहे ये सब आप डिटेल्स ऐसा दे रहे हैं। तो एक वाटर सप्लाई का एक डिटेल में अभी दिखाएगा, उसके बाद इधर आएगा। तो वाटर सप्लाई के डिटेल में मैं क्या किया, ये एक 5 स्टार होटल का बीओक्यू का स्टार्टिंग पेज है। तो ये मैंने पहले जो क्लास में आपको दिखाया था। तो हर फ्लोर में, हर रिविजन में क्या क्या क्वांटिटी आता है, इसका एक फॉर्मेट हम पहले बना के रखेगा। तो इसमें आप देखेगा तो इधर आपका इधर आपका जो फ्लोर वाइज मटेरियल आता है, तो वो हम पहले चेक करेगा। तो फ्लोर वाइज मटेरियल का अभी देखो, बेसमेंट 5 में, बेसमेंट 4 में, ये 32 फ्लोर है, ये बेसमेंट 5 में अभी हमारे पास वायर्स कौन सा है वो उसका लिस्टिंग करेगा। तो 1.5 वायर कितना, 2.5 कितना, 4, 6 ऐसा कितना आता है, 1 mm है तो वो भी लिखने का, मगर 1 mm बाहर या MNC कंपनी या प्रीमियम टाइप प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, और इंटरनेशनल कंपनी में आएगा। अगर यूएई स्टैंडर्ड काम आप कर रहे हैं तो इसमें 1.5 ही शुरू करेगा। तो ये वायर में अभी देखो हमारे पास कितना मीटर का वायरिंग है, उसका हम लिस्टिंग करेगा। उसका लिस्टिंग करके हम इसके साथ हर फ्लोर का डिटेल देगा। तो ये खलास होने के बाद, इसका टोटल लेने के बाद हम इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आके आपको अभी इसमें सॉकेट स्विचेस, लाइटिंग स्विचेस, लाइटिंग फिक्सेस, और लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम्स, एर्थिंग सिस्टम्स,
ये सब दिखाया है इधर। तो ये प्रोजेक्ट में आप ऐसा लिस्टिंग करने का, उसमें केबल का साइज पहला है, उसका ब्रेकर पैनल्स उसका डिटेल्स बाद में है, एसएमडीबी उसका साइज कितना वेस है, 10 ये 8 6 ऐसा। उसके बाद में डीबी, डीबी का जो ग्राउंड फ्लोर में, टिपिकल फ्लोर में, और बाद में रूफ में, और एचसी हेल्थ क्लब रूम में, इसका पूरा क्वांटिटी इसमें देते हैं। तो ये सब आपको वायर, केबल, डीबी, एसएमडीबी इसका पूरा डिटेल देगा, और ब्रेकर ब्रेकर का भी डिटेल देगा। उसके बाद में हम केबल्स लेते हैं, 4 कोर केबल, 240 mm स्क्वायर। उसके नीचे 150 आता है, 35 आता है, 35 आता है, 16 आता है, 6 आता है, 4 आता है। तो केबल का पूरा डिटेल्स इधर मिलेगा, वो सब मीटर में है। तो इसमें कभी कभी फायर रेटेड केबल्स भी होते हैं, जिधर फायर अलार्म का काम करते हैं, उसमें 1.5 mm का FP200 केबल लेते हैं। कभी कभी हमारा जो फायर प्रोटेक्शन के लिए फायर रेटेड केबल भी देते हैं। तो किधर किधर देना है वो ड्राइंग में सही लिखा होगा। और बाद में ग्लैंस और लेंस, उसका भी डिटेल्स देने का। अभी देखो, लेंस और ग्लैंस का लिस्टिंग इधर किया है। इसमें अभी 20, 25, 32, 63 mm स्क्वायर का ग्लैंड का डिटेल दिया है। और बाद में हमें बस बार, बस बार का पूरा डिटेल्स इधर दिया है। केबल ट्रे का पूरा डिटेल दिया है। तो केबल ट्रे का उसका साइज होगा, 150 का साइज होगा, 150 का साइज होगा। तो 100 उसका जो विड्थ है, उसका ऊपर हाइट है 50। तो 100, 150, 200, 300, 400, 500 ऐसा पूरा लिस्ट है। उसके बाद में सॉकेट आउटलेट्स, तो कितना कितना सॉकेट आता है, डबल पोल्स कितना आता है, और विथ फैसिलिटीज, यानी एक्स्ट्रा जो भी केबल उसका पोल के साथ क्या क्या आता है, उसका पूरा डिटेल इसमें आता है। तो अभी इसका नंबर्स भी लिख रहा है। और डिस्कनेक्ट स्विचेस, आइसोलेटर्स होता है ना, आइसोलेटर्स का भी डिटेल्स होता है। आइसोलेटर अभी हमारे पास मशीन्स का भी होता है, कभी कभी मशीन्स होता है। तो उसमें 80 एम्पियर का TPN, 400 का वोल्टेज, और हर्ट्स कितना आता है। तो ये हर्ट्स चेक करने का, आप अगर दूसरा कंट्री में जाएगा तो उसमें 60 हर्ट्स है या 50 हर्ट्स है, उसके बारे में सोचने का। अभी देखो लाइटिंग स्विचेस, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इसमें बहुत स्विचेस आता है। उसमें 1 गैंग और 10 एम्पियर IP25 है। आईपी आईपी के बारे में मैं पहले बताया होगा आपको, इंग्रेस प्रोटेक्शन। तो इसमें 2 1 बोलेगा तो उसके भी डिटेल्स मिलेगा आपको। इंग्रेस प्रोटेक्शन आप गूगल में चेक कर सकते हैं कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स का पेनिट्रेशन, और वाटर का पेनिट्रेशन, अगर ये एक्वेरियम में लगाने वाला लाइट है उसका भी IP रेटिंग होता है। और ओपन जो आउटसाइड एक्सटीरियर में लगाने वाला लाइट हो उसका भी 65 55 ऐसा रेटिंग होता है। तो अगर बारिश हो रहा है उसका भी डिटेल हो रहा है। तो ये सब चीज आप लाइटिंग स्विचेस में लिस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाइटिंग स्विचेस। उसका फिक्सर्स आता है। उसका फिक्सर्स का मतलब सीलिंग में लगाने वाला जो भी रिसेस टाइप है, सरफेस माउंट टाइप का लाइटिंग है, फ्लोरेसेंट लैंप्स होता है। तो ये सब आप लिस्टिंग कर सकते हैं। और लाइट पॉइंट का अभी देखो, एक समरी इधर दिया हुआ है। Supply, installation, testing and machining, maintenance of lighting point as specified and required by drawings. Lighting outlet points made by copper wires size 2 into 2.5, 2.5 square meter ready to work. यानी लाइटिंग पॉइंट का कंप्लीट वर्क इसने इसमें समरी दिया हुआ है। तो उसमें नंबर्स है, कितना लाइटिंग पॉइंट्स है उसका नंबर्स है, उसका प्राइस इधर दिया हुआ है। तो लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में अभी सेंसर्स भी आता है, मोशन सेंसर भी इसके साथ ले सकते हैं, और डे लाइट सेंसर भी ले सकते हैं। प्रेसेंस मूवमेंट, अभी ये है मोशन सेंसर, उसका भी ले सकते हैं। ये अभी दिया हुआ नहीं, मगर हम ले सकते हैं शायद।
ये अगर ईएलबी सिस्टम में आता है तो उसका भी लिस्टिंग सेपरेट करके इसमें प्राइस डाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा लो वोल्टेज ऐसा भी आता है। तो उसका जो डिटेल्स है हम इधर डाल सकते हैं। मगर अभी देखो इसमें क्वांटिटी नहीं दिया, मगर उसमें सप्लाई इंस्टॉलेशन उसके बारे में पूरा लिखा है। तो ये सब हम ऐड कर सकते हैं। और लाइटिंग प्रोटेक्शन है, एर्थ पिट का डिटेल्स, उसका केबल्स, उसका जो टेस्ट क्लैम्प, वेल्डिंग, ये सब इसमें लाइटिंग प्रोटेक्शन के बारे में दिखाया। और एर्थ पिट का दूसरा भी बहुत चीज इसमें है। अभी ये सब ऐड ऐड करके लास्ट में हम आ गया। अभी एक्सटर्नल का कुछ काम होता है, मैकेनिकल का वर्क का काम होता है, एफसी का थर्मोस्टेट का काम होता है, वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। और पंप रूम का अंदर आने वाला कुछ भी हो वो भी डाल सकते हैं। प्लस ये प्रोजेक्ट बहुत डिटेल दिया हुआ है। यानी खाली काम करना, उसमें मटेरियल का पार्ट्स देना या लेबर देना, उसके साथ टेस्टिंग करने कमीशन का अमाउंट देना, वो सब मिलके बाद में कॉमन आइटम फॉर एंटायर इलेक्ट्रिकल वर्क नाम का एक चीज आता है इसमें। उसमें अभी मैंने शुरू में बोला, जैसे कि छोटा काम हो उसमें ड्राइंग ज्यादा हो, बड़ा काम हो उसमें ड्राइंग है मगर ड्राइंग का काम उतना परसेंटेज ज्यादा नहीं लेता। तो इसके लिए अभी देखो एक घर का काम है, कंसल्टिंग काम है, कंसल्टिंग के लिए हमको ड्राइंग ज्यादा करना पड़ता है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन साइड ज्यादा होता है। तो कंसल्टेंट का डॉक्यूमेंटेशन साइड में उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हो, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में उसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन काम है वो बहुत कम होता है, काम ज्यादा होता है। तो इसके वजह से हम डॉक्यूमेंट और कॉमन आइटम्स जो है वो सेपरेट सेपरेट, यानी कंसल्टेंट का अलग होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग का अलग होगा। तो आप कौन सा फील्ड में जा से उसके हिसाब से वो डिफरेंट होता है। तो अभी इधर स्क्रीन में मैं दिखाया एक एग्जाम्पल है। उसमें सबमिटल्स, यानी काम शुरू होने के पहले कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसका मटेरियल सबमिटल आप अप्रूव करके लेने का, तो उसको बोलते हैं हम मटेरियल सबमिटल अप्रूवल्स। उसको हम एम आर, अभी MAR बोलते हैं, MIR बोलते हैं। एम वो QAQC का टर्म है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। MAR मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, MIR मटेरियल इंस्टॉलेशन, सॉरी, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। यानी अगर साइट में मटेरियल नहीं आया उसके पहले ही अप्रूवल देना है तो उसको बोलते हैं हम MAR। साइट में मटेरियल आया उसका इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसको बोलते हैं MIR। तो ये सब चीज QAQC के डॉक्यूमेंट्स में आता है। और मटेरियल मेथड ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं, दूसरा एक काम है मेथड ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद में इंस्पेक्शन का लिस्टिंग होगा, उसके बाद में हर साइट का डॉक्यूमेंटेशन, और इंस्पेक्शन के बाद में QS को डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो वो उसका ऑडिटिंग करेगा, कितना क्वांटिटी उसमें इंस्टॉल किया उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स मिलेगा। तो ये सब चीज बहुत डॉक्यूमेंट्स आता है। अगर आप एक अच्छा वाला MNC कंपनी और प्रीमियम टाइप का प्रोजेक्ट ले रहे हो, इसमें डॉक्यूमेंट बहुत बहुत आता है। जैसे हमने अडनोक, अरामको, और MR, नेकील, मेस, ये सब कंपनी में ऐसा चीज बहुत होता है कि डॉक्यूमेंट का डिटेल्स बहुत होता है। तो हर टाइम में उसका एक अमाउंट हम ले नहीं सकता, तो उसके लिए एक अमाउंट हम रिजर्व करके दिया। सेम उसका एसबिल ड्राइंग होता है, O&M मैनुअल्स होता है, ऑपरेशन मैनुअल होता है, ट्रेनिंग फॉर क्लाइंट स्टाफ। अगर आपके अभी हमारा बहुत स्टूडेंट्स कतर और UAE में FM में है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में है। कल एक स्टूडेंट सऊदी में और UAE में ज्वाइन किया, DR नाम का कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें ज्वाइन किया। और उसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और फैसिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का इंजीनियर्स होता है, सुपरवाइजर होता है, टेक्नीशियन होता है, उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो वो ट्रेनिंग करने के भी लिए उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, शायद एक दिन या एक हफ्ता होगा। तो ये सब चीज
पेंटिंग आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग एंड ये जो चीज है, ये इंजीनियर्स का काम है, लेबर का काम नहीं है, ऑफिस काम है। तो ये सब चीज हम लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में वारंटी, मेंटेनेंस और मिसलेनियस। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट हम क्या करने का, पहले मैंने दिखाया, तो उसमें आपको डालना है। यानी अ, अभी ये डॉक्यूमेंट में हमको डालना है, मगर इसमें समरीस आएगा। तो ये समरी में हम मेन आइटम डालेगा। तो ये मेन आइटम से हम डिटेल में हर कॉलम का साइड में ऐसा डिटेल्स डाल सकते हैं। तो एक कॉपी हमारा काम करने का होगा, एक कॉपी दूसरा होगा। अभी देखो, मैं इसका अभी हमने डिटेल बीओक्यू लिया, बाद में हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो अभी मैं एक काम करेगा, दो तीन आइटम मैं इसमें अभी दो तीन आइटम मैं अभी इसमें कॉपी करके एक काम करेगा। लाइटिंग, लाइटिंग स्विचेस, लाइटिंग फिक्सर्स, लाइटिंग पॉइंट। इसका एक सैंपल मैं अभी करेगा। तो आपको क्या करने का है, आपको इसका, देखिए, अभी मैं इसका, अभी मैं इसका अभी देखो, ये हमारा टोटल नंबर है। अब आपने इसका पूरा गिनती किया। गिनती करने का टाइम अभी आपके पास टोटल इधर आया। आपने शुरू कैसा किया कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, टिपिकल फ्लोर और टेरेस, टेरेस नहीं, एच सी, हेल्थ क्लब। यानी आपके बिल्डिंग में अगर शायद जिम हो या कुछ फैसिलिटीज हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का फैसिलिटी हो, तो उसको हम ऐसा बोलते हैं। तो अभी देखो, हमारे पास बीओक्यू हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी में मैं एक रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ। ये सही नहीं होगा, फिर भी हम कर रहे हैं। तो अभी देखो मेरा 58। तो अभी 50, ग्राउंड फ्लोर 100, टिपिकल फ्लोर में हमारा 30 इंटू, ऐसा समझो, 30 इंटू 5। थोड़ा सा कम हो गया, मैं एक काम करेगा दूसरा। HC50, टेरेस 30 और टेबल्स होगा। मगर ये रफ कैलकुलेशन देते हैं हमें। तो अभी हमारे पास शायद रूफ का ऊपर कुछ फैसिलिटीज होगा। तो ये अभी मेरे पास एक समरी आया, यानी हर फ्लोर का क्वांटिटी मैंने लिया। तो हर फ्लोर का क्वांटिटी लेके बाद में हम ये सब मिला के उसका टोटल दिया। तो मैंने इधर 1000 डाल दिया।
अभी देखो, मुझे ये चीज, ये जो बीओक्यू है, ये पहले हम टेंडरिंग के लिए किया था। इसको मैं शेड्यूल कर रहा है। शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि मैं इसको, ये सब मटेरियल शेड्यूल करके, मैं डिलीवरी शेड्यूल शेड्यूल करके, अभी मैं उसको 5 शेड्यूल्स हम ले रहे हैं। साइड में कैसा इसको हम शेड्यूल करना है। तो अभी देखो, मेरा शेड्यूल आइटम में एक एक्स्ट्रा कॉलम में इधर डालेगा अभी। तो शेड्यूल आइटम में, हाँ, 1 मिनट, ये जो ड्राइंग का रिवीजन आप इधर लिखे रखने का, कभी कभी वेरिएशन होता है, तो इसके वजह से आपको काम 2-3 टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो ड्राइंग में वो रिवीजन आता है। तो टेंडरिंग के टाइम कौन सा रिवीजन किया, वो इधर मैं अभी लिख रहा हूँ। सॉरी, ये रिवीजन 0 और 1 कौन सा भी हो, मैं ऐसा रफ रफ वैल्यूज दे रहा हूँ उधर। ड्राइंग अभी, ये सब ड्राइंग्स और रिविजन्स है। उसका नंबर भी होता है, कभी कभी कंपनी का नाम के साथ नंबर भी होता है। तो ये जो चीज है, तो इधर हमने पूरा क्वांटिटी डाला, ड्राइंग से डिवीजन डाला। ये डिवीजन क्यों डालते हैं, अगर 6 महीने के बाद और 2 महीने के बाद कभी भी रिवीजन आ गया, तो रिवीजन के मुताबिक इसके वर्क का ज्यादा होता, मटेरियल का लिस्ट का ज्यादा का डिलीवरी होता, सॉरी, ज्यादा लिस्टिंग होता। तो हर प्रोजेक्ट में वेरिएशंस और सेविंग्स होता है। तो वेरिएशंस और सेविंग्स आपको क्लियर कट मेंशन करना है। तो पहले हमने जो बीओक्यू बनाया, अभी बीओक्यू बना रहा है साइट के लिए। तो साइट के लिए हर फ्लोर का आपको डिटेल्स देना पड़ता है। तो हर फ्लोर का डिटेल दिया। तो इसके साथ केबल वायर फिटिंग्स सभी का लिस्टिंग देना है। मैं एक एग्जांपल इधर दे रहा हूं। तो देखो, अभी जनवरी में हमारा काम शुरू हो गया। जनवरी में शुरू होके 1 साल का काम है समझो। अभी अप्रैल में काम आ रहा है, जनवरी से दिसंबर तक काम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो मटेरियल्स है, मटेरियल को मैंने शेड्यूल किया कैसा डिलीवरी करना है। तो हमारा पूरा डिलीवरी, ये जो केबल का डिलीवरी है, ये ड्राइंग्स का बेसलाइन प्रोग्राम से होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसलाइन प्रोग्राम के साथ मैं वो बेसलाइन लेके उसका हमारा काम का लिस्टिंग दिया। वो लिस्टिंग से हिसाब से मैं उसका डिलीवरी अभी शेड्यूल करने जा रहा हूँ। तो आपको मैं पहले बताया होगा ये कि अ, हमारा जो बेसलाइन प्रोग्राम प्राइमरी में होता है, नहीं तो एमएस प्रोजेक्ट्स में होता है। तो कोई और एक्सेल शीट में भी करने वाला कंपनी है, जो भी हो, हमारा डिलीवरी शेड्यूल वो प्लानिंग के हिसाब से होता है। तो उसको बोलते हैं हम बेसलाइन प्रोग्राम। बेसलाइन प्रोग्राम क्या है कि सिविल कंपनी का, सिविल प्रोजेक्ट का, उसका ब्रिक, सॉरी, ब्रिक के पहले सिविल कंपनी का उसका सब स्ट्रक्चर कभी है, सुपर स्ट्रक्चर कभी है, और उसका ब्रिक वर्क वो कभी है, प्लास्टरिंग कभी है, और सीलिंग का काम कभी है, पेंटिंग का काम कभी है। वो सब चीज हम, अभी ये सीलिंग है, सीलिंग और पेंटिंग का काम, जॉइनरी उसका काम इसके बीच में होगा, उसका फिनिशिंग का काम, सब काम कभी है, उसका टाइम और उसका ड्यूरेशन स्पैन सभी इसमें लिखे रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हर फ्लोर का ये काम का लिस्टिंग सिविल का बेसलाइन प्रोग्राम में होता है। तो उसका हिसाब से मैं अभी, ये केबल या लाइट और कुछ भी हो, ये चीज मैं अभी डिलीवरी शेड्यूल कर रहा है। अभी देखो, हमारा टोटल क्वांटिटी 1000 है। तो 1000 से हमको पहला जो जनवरी में, देखो हमारा 200 पीस पहले आना है। बाद में फोन हमारा क्वांटिटी आना है 300 पीस। ये आप प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं, मैं रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ। अभी जून में हमारा 250 पीस आया, तो 500, 750 इतना आ गया। बाद में हमारा 200 ये आ गया। ये जो शेड्यूल है,
ये शेड्यूल मटेरियल के हिसाब से मैंने दिया है। तो मटेरियल डिलीवरी करना है जनवरी में 200 पीस, या नंबर्स या क्वांटिटी कुछ भी हो। सेकंड डिलीवरी दे रहा है 300 पीस। थर्ड डिलीवरी दे रहा है 250 पीस। तो इसके साथ हमारा लेबर शेड्यूल भी उसके हिसाब से चलता। तो लेबर शेड्यूल, अभी देखो, हमारा एक फिक्स्ड लेबर क्वांटिटी होता है। एक टीम एक घंटे के लिए कितना काम करते हैं, तो ऐसा हम आवर्स के हिसाब से, लेबर आवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी देखो, ये जो 50 आइटम, मैं ये मर्जिंग करके अभी, एक मिनट। अभी देखो, जनवरी में ये सेम शेड्यूल मैं अभी इधर देता हूं, मगर इसमें आपको एक चीज याद में रखने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इसके बीच में अप्रैल और फरवरी, सॉरी, फरवरी और मार्च है। तो उसका भी डिटेल हम करने का। तो ये जनवरी में आया हुआ 200 पीस है। ये 200 पीस 3 महीने से काम करेगा। उसके उसका जो हमारा काम उतना फास्ट होगा, कभी कभी सिविल का आगे जाएगा, मगर सिविल कितना काम कर रहा है उसके पीछे पीछे जाना है। तो उसका उसके लिए हमारा अभी प्लानिंग इंजीनियर का शेड्यूल होता है। तो इधर जनवरी में 200 पीस आया, तो उसका लेबर कॉस्ट है, लेबर आवर है, वो हम डाल सकते हैं। तो 200 का मटेरियल लगाने के लिए हमारे पास अभी देखो 20 आदमी चाहिए। तो 20 आदमी का अमाउंट और नंबर उसमें डाला। अभी इसके साथ हर चीज का कितना लेबर्स आता है मैं इधर अभी डाल रहा हूं। यानी ये हम सेपरेट कर सकते हैं, और नहीं तो हम आवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो हर काम का लेबर आवर्स इधर क्लियर करके जाता। मैं एक एग्जांपल और बोलेगा मैकेनिकल में। अभी देखो, 40 मीटर का पाइप 2 आदमी कर सकते हैं। 2 आदमी का मतलब 1+1, एक टेक्नीशियन और एक हेल्पर। तो 40 मीटर का काम एक दिन कर सकते हैं वो। तो ये हो गया डे वर्क, डेली शेड्यूल। उसमें 2 आदमी का काम आ रहा है। तो 2 आदमी के लिए अभी देखो, मैंने 50 दिरहम एक आदमी का कॉस्ट डाला। तो लेबर के लिए 50, टेक्नीशियन के लिए 50, सॉरी, मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल रहा हूँ। टेक्नीशियन के लिए 60 और हेल्पर के लिए 40। तो मैंने वो अमाउंट 100 दिरहम्स डाला। इतना नहीं होगा, कभी कभी कम ज्यादा होता है। मैं ऐसा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ऐसा डाल रहा हूँ। तो अभी 40 मीटर का काम कर रहा है 2 बंदा, एक हेल्पर और टेक्नीशियन। और अभी नंबर ऑफ पीपल है इसमें, नंबर ऑफ पीपल इसमें अभी हो गया 100 दिरहम्स एक्सपेंस है हमारे पास। तो 40 मीटर के लिए 100 दिरहम एक्सपेंस है लेबर कॉस्ट। हम उसका मटेरियल अलग इधर लेते हैं, वो अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो लेबर कॉस्ट ये 100 मिल रहा है। तो कंपनी को क्या करने का, कंपनी का एक लेबर का सैलरी पर डे चेक करने का, पर डे चेक करने का, और उसका जो फूड अलाउंस है वो चेक करने का, उसका अकोमोडेशन का अलाउंस है वो चेक करने का, वो उसका जो वीसा का कॉस्ट है, अगर यूएई में तो वीसा का कॉस्ट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, उसका मेडिकल कुछ भी इंश्योरेंस लग रहा है उसका कॉस्ट है। तो ये सब मिला के हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट मिला के उसका पर डे कैलकुलेशन हम करेगा। तो पर डे कैलकुलेशन है वो, ये जो 100 दिरहम से ऊपर आएगा। यानी उसका जो काम का जो अमाउंट है वो क्लाइंट से हमको लेना है, मगर उसके साथ साथ हमको इतना एक्सपेंस आता है इसके बारे में सोचना है। क्योंकि अगर ये अमाउंट हमको मालूम हो, तो ये लेबर का कॉस्ट, लेबर का जो अमाउंट मिल रहा है 100 दिरहम्स मिल रहा है, ये सब उसमें
कवर करके देना हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि कभी कभी हमको काम बहुत मिलता है मगर हम कभी कभी इसका एक्सपेंस ऐसा कैलकुलेट नहीं करता। तो कैसे करना है, अभी देखो, सैलरी एक महीने के लिए आता है उसको। तो महीने के लिए अभी देखो 1000 दिरहम है। तो हमारे पास एक दिन का कितना आता है, 1000 डिवाइडेड बाई 30। छुट्टी का भी दिन हम कैलकुलेट करना है, मैं अभी पर डे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अभी फूड का आया, फूड का हो गया 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 30, तो 10। अकोमोडेशन, उसके लिए एक आदमी का 1000 दिरहम होता है, तो उसका भी हम चेक किया, वो कैलकुलेट किया। वीसा का 1 साल का 3000 होता। कभी कभी डिपॉजिट भी होता है, कभी कभी दूसरा भी अमाउंट आता है डिफरेंट कंपनी में। तो उसके लिए मैं 3000 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 30 और इंटू 30, सॉरी। तो एक दिन का हमारा कॉस्ट 8.3 में, ये रफ कैलकुलेशन है, आपको सब चेक करके डालने का। ट्रांसपोर्टेशन पर डे, अगर एक गाड़ी में 40 आदमी हो तो एक आदमी का कितना आता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं एक रफ कैलकुलेशन 20 डाल रहा हूँ, 20 दिरहम्स। मेडिकल 5 दिरहम्स या 10 दिरहम्स कुछ भी डाला। तो ये देखो, ये हमारा एक अमाउंट है, ये कंपनी को खर्चा है। तो 150 दिरहम्स ऐसा दे रहा है। तो आपको ये जो 40 मीटर का कितना काम कर रहा है उसका लेबर कॉस्ट यही है, मगर उसका साइड में कॉस्ट शायद इतना आया होगा। तो आप सैलरी इतना दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, तो ये अमाउंट अभी टैली नहीं है। तो हम क्या करेगा, इसके साथ कोई भी एक्सपेंस आएगा, वो एक्सपेंसेस का साथ डालेगा। तो कभी कभी हमको ये काम के लिए डिफरेंट अमाउंट डालना पड़ेगा उसके प्रॉफिट के साथ। तो ये आपको क्लियर कट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं एक रफ कैलकुलेशन ही दे दिया। यानी क्लाइंट से हमको कितना अमाउंट मिलेगा, क्लाइंट अमाउंट कितना है, और हमारा एक्सपेंस एक लेबर का ऊपर कितना है, ये सब हम क्लियर करके देने का। ये अगर क्लियर नहीं है तो आपका कंपनी लॉस में जाएगा। तो अभी देखो, ये जो डिटेलिंग है ये सेपरेट डिटेलिंग मैंने दिया, मगर अभी देखो इधर लेबर आवर्स इतना चाहता है, मटेरियल इतना चाहता है। तो लेबर आवर्स का एक अमाउंट फिक्स करके उसका अमाउंट देता है। तो 200 का एक अमाउंट फिक्स करके इसका अमाउंट देता है। तो ये दोनों मिला के जनवरी में क्यूएस क्या करता है, उसका मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, उसका लेबर का कॉस्ट, उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिला के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स, ये सब मिला के, मैं ये सेपरेट क्यों दे रहा है, ये टर्म आपको याद में रखने को, कभी कभी ओवरहेड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिक्स होता है। तो इसके वजह से मैं हर सिस्टम का डिटेल नहीं देता। अभी आपका जो अमाउंट आता है उसके हिसाब से हम ये सब अमाउंट मिला के उसके साथ प्रॉफिट भी मिला के आप ये काम कर सकते हैं। कभी कभी कंपनी क्या करता है कि मटेरियल लेबर का कॉस्ट लेता है, बाद में उसमें 40% ऐड करता है। अभी देखो मटेरियल कॉस्ट 1000 आ गया और लेबर कॉस्ट 400 आ गया। तो उसके साथ मैं क्या करेगा, 1400 डाल के उसका उसका प्रॉफिट में इधर डाल के 1.5, 1.4 या 4 से अभी ये इसका परसेंटेज डाला। अभी हमको प्रॉफिट मिलाकर 1960 अमाउंट आया। तो ये क्यूएस का काम है, डिलीवरी शेड्यूल, लेबर शेड्यूल से पैसा चेक करके कितना एक्सपेंस आता है, उसके साथ हमको प्रॉफिट की मिला के ये करने का। अगर ये नहीं कर रहे तो आप डेली वर्क में कितना एक्सपेंस आता है इसका लिस्ट बना के
और लेबर कॉस्ट कितना आता है उसका प्रॉफिट डाल के, लेबर कॉस्ट में भी कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, मटेरियल में भी प्रॉफिट चाहिए, तो आप ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा डिटेल ऐसा देके आपको क्लियर एक बीओक्यू, डिटेल बीओक्यू बना सकते हैं। ये बीओक्यू हम क्लाइंट को इतना डिटेल नहीं देता। ये डिटेल हम क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हो, वो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में हम डिटेल्स बना के साइड में इंटरनल डॉक्यूमेंट ये बनाता है, क्लाइंट को हम समरी देते हैं। तो ये सब चीज आपको यूज कर सकता है, और आपको काम प्रॉफिट कितना आना है, आना है, और एक्सपेंस कितना आना है, इसके पूरा डिटेल हम कर सकते हैं। एक और बात है, जैसे हमने पहले बोला, फर्स्ट फिक्स, सेकंड फिक्स और थर्ड फिक्स। कभी कभी कंपनी लॉस में होता है। क्यों होता है? जनवरी से काम शुरू हो गया, दिसंबर तक काम है, मगर इसमें बीच में जो भी काम, लेबर्स कभी कभी आइडियल रहता, काम नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका पूरा लिस्टिंग मैंने किया। देखेगा हम आता है या नहीं, अभी नहीं आता। फरवरी, मार्च, यस। अभी देखो ये दिसंबर तक ऐसा काम आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अभी हर महीने कितना लेबर आएगा साइट में उसका हिसाब करेगा, उसका काम चेक करके उसका हिसाब करेगा। तो अभी हमारा साइट में हर महीना इतना आदमी आ रहा है, ये आदमी, उसका शेड्यूलिंग, जनवरी में 5 आदमी चाहिए, ये काम के हिसाब से, प्रोजेक्ट बेसलाइन के हिसाब से जनवरी में 5 आदमी चाहिए, फरवरी में 10, ऐसा पूरा मिला के अगस्त में हाईएस्ट आता है, और लास्ट में दिसंबर में काम कर फिनिश करके करके लास्ट में टेस्टिंग कमीशन में 2-3 आदमी आता है। तो अभी ये पूरा काम मैंने इधर क्लियर करके रखा। तो इसमें एक कंपनी में अगर 40 आदमी हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जुलाई तक 40 आदमी का जरूरत नहीं है, बाद में सितंबर से उसका जरूरत नहीं है। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी 40 आदमी का नहीं लेगा, वो लेबर सप्लाई से आदमी लेगा। अगर आपके पास 40 आदमी हो, अपना आदमी हो, तो अपना आदमी है तो ये 40 आदमी को एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल है, ऑन पीपल। तो क्या करने का, ये जो 40 आदमी हो, उसको 4 और 5 एमईपी काम उसको चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये 4 प्रोजेक्ट में कैसा करना है उसका हिसाब पहले से रखेगा, और उसका क्यूएस का इन्वॉल्वमेंट होता, और साइट इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट होता। तो मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। यानी एक एमईपी कंपनी का एक काम से लेके जाना है, तो उसको एक बड़ा काम चाहिए, और बड़ा काम में उसका लेबर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कभी कभी फ्लक्चुएशन है, या पीक में जाता है, नीचे आता है। तो इसके हिसाब से हमको आदमी को एडजस्ट करके देने का, कभी भी एक भी लेबर साइड में आइडिल नहीं रहने का। ऐसा रहेगा कंपनी लॉस में जाएगा। तो ये चीज बहुत याद में रखने का। इसके लिए 5 से 8 तक काम, मीडियम टाइप का काम आपके हाथ में होने का, नहीं तो एक बड़ा काम आपके हाथ में होने का। बड़ा काम होने के टाइम आपको खुद का लेबर इंप्लीमेंट करेगा तो उसमें लॉस हो जाएगा, इसीलिए लेबर सप्लाई का थोड़ा सा आदमी आपके साथ चाहिए। तो ये सिस्टम
अगर आप बीओक्यू से शुरू करेगा, बीओक्यू का मटेरियल के हिसाब से और लेबर के हिसाब से शुरू करेगा, तो ये बहुत आसान काम होगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगा। नहीं तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगा। इसीलिए मोर देन 16% ऑफ द कंपनी नॉट डूइंग दिस वर्क, ये अभी लॉस में जा रहा है। तो मैंने पहले से आपसे बोला था, तो आपका जो बीओक्यू का कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप, ये अभी मैंने ये जो चीज बोल रहा है, ये शुरू में मालूम होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता, क्योंकि ये मैनेजमेंट टाइप का प्रोसेस है। इसमें शुरू किधर से है? बीओक्यू से, यानी टेंडरिंग एस्टिमेशन से। तो वो आप क्लियर करके देगा, ये परफेक्ट आप सिस्टम बना के देगा, तो आपका कंपनी प्रॉफिट में जाएगा। आपका जो पोजीशन होगा वो जल्दी जल्दी प्रमोशन में जाएगा। आप उधर जनरल मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर ये डिसिग्नेशन में जा सकता है। तो ये एक छोटा गेम नहीं है, छोटा चीज नहीं है। ये कभी कभी कंपनी अपना सिस्टम डेवलप करके उसमें ऑटोमेटेड रन बना के ये सिस्टम में जा सकता है। बहुत कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कंपनी और एमएनसी कंपनी ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, मगर उसका बहुत अलग अलग क्वालिटी सिस्टम होता, उसके साथ लेके जाते हैं। तो ऐसा वाला बहुत कंपनी आप देख सकते हैं, अल नबूदा और वर्जिन डेल पोटे, और मैंने अभी डीआर का बारे में बोला, उसके वो ऐसा कंपनी, बहुत ऐसा कंपनी ये सिस्टम में काम करते हैं। तो ये है हमारा एडवांस्ड बीओक्यू सिस्टम। इसमें आपको आ, ये पूरा सिस्टम में आपको डाउट बहुत होगा, डाउट आप पूछ सकते हैं। और मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे ही पास है, डाउट है तो आपको भेज सकते हैं।